हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एप्लीकेबल कहाँ का है। तो ये आपका देखा जाए तो होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरी इंडिया में लगता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, बट आफ्टर 2019 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हमें देखना है ये कहाँ लगता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हमें फर्क पड़ना है, ठीक है। बट अभी के लिए हमें ये जानना है कि आपका कोर्ट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे कोर्ट के अंदर हो, इन हो या कोर्ट के सामने हो, तो दोनों पे एप्लीकेबल है इंडियन एविडेंस एक्ट। हमें इसे डिटेल में भी पढ़ना है अभी। फिर बात करते हैं कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आपका कोर्ट मार्शल में भी एप्लीकेबल है। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो मिलिट्री में अगर कोई मिसकंडक्ट पाया जाता है तो वो अपने सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं, ठीक है। बट ये वहां पर नहीं लगता जहां पर आपका नेवल एक्ट और आपका नेवी आर्म्स एक्ट, नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट, ऐसे एयरफोर्स एक्ट ये लगते हैं, वहां पर ये नहीं लगते, ठीक है। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एफिडेविट्स पे भी नहीं लगता। इसके क्या एक्सेप्शन है, क्या है क्या नहीं है, वो भी अभी हमें पढ़ने डिटेल में, ये हमने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है। और ना ये आर्बिट्रेटर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें भी नहीं लगता। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट अब कब आया। ये आया 1 सितंबर 1872 में आया, यानी कि इसकी इन्फोर्स डेट क्या है, 1 सितंबर 1872, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करी जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं है कि एविडेंस की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करी जाए तो अगर सिविल केसेस में देखा जाए तो एक स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद आपका पी के लिए लगता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए आता है केस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब जो अपना केस को लेकर आता है वो अपने गवाह लाता है और सामने वाली पार्टी उसको क्रॉस करती है। तो देखा जाए तो आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आपका ट्रायल बिगेन होता है, ठीक है। वैसे ही आपका अगर क्रिमिनल केसेस में देखा जाए तो एक होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम्ड होने के बाद आपका ट्रायल बिगेन शुरू होता है, वो भी पी की स्टेज पे आ जाता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए लग जाता है। सामने वाली पार्टी, एक्यूज की पार्टी, यहाँ डिफेंडेंट की पार्टी बोल लो यहाँ पर सिविल की, और या यहाँ पर बोल लीजिए आप एक्यूज के जो काउंसिल होते हैं और यहाँ डिफेंडेंट के काउंसिल जो होते हैं वो सामने वाली पार्टी से क्रॉस करते हैं जो केस लेकर आया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रायल बिगेन होता है। तो कंक्लूड करके बात करी जाए तो ट्रायल सिविल में कब बिगेन होता है, जब आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाते हैं। और आपका सिविल क्रिमिनल केसेस में ट्रायल कब बिगेन होता है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस शुरू होते हैं। तो ये ट्रायल बिगेन जो होता है वो आपका इन दो स्टेज में होता है, अलग अलग क्रिमिनल सिविल में। तो यही क्यों आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है, ठीक है। पर क्या है, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करी जाए तो गोलाम केस में बताया गया था कि अगर कोई भी चीज आपकी जजमेंट से रिलेटेड है, सेंटेंस से रिलेटेड है, फाइनल ऑर्डर से रिलेटेड है, रिकॉर्ड एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ होती है, ये होती है पीई के बाद। देखिए क्रिमिनल केसेस में भी, जैसे ये देखिए ये ऑन ओथ ले रही है मैम, ठीक है, ये कब होगा क्रिमिनल केसेस में, ये कब होगा आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। और ये सिविल केसेस में ये वाली स्टेज कब आती है, आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद, ठीक है। इश्यूज का मतलब मुद्दा क्या है और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या क्या चार्जेस लगे हैं वो थोड़ा डिटेल में सीआरपीसी में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका तब आता है। और अगर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन की बात करी जाए तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन आपकी दे रखी है सीआरपीसी के 2I में, जिसमें लिखा है कि जो चीजें आपकी ऑन ओथ होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होता है, ठीक है। प्रोसीडिंग्स का मतलब जो आपकी जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हो गई, आपका मेंटेनेंस के केस, ये चैप्टर जो वो मेंटेनेंस का बताता है 125 का बताता है, वो भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंडर आता है। अभी इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। तो अभी हमने जाना कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, जो ऑन ओथ होती है, ठीक है, जो आपका सेंटेंस, जजमेंट, सेंटेंस और आपका एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, तो वो तो होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग। और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है, जो ये चीजें नहीं है, साथ ही साथ में नॉट रिलेटेड टू जजमेंट, जो जजमेंट से रिलेटेड नहीं है कोर्ट में, और जो जज के द्वारा नहीं दी गई है, यानी कि अगर कोई इंक्वायरी या कुछ है तो और वो जज के थ्रू करी गई है, या जजमेंट जज के थ्रू दी गई है, तो वो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। और अगर नहीं दी गई तो वो नॉन जुडिशियल है। तो अगर कोई भी चीज जो जज के द्वारा ये जजमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आईएएस ऑफिसर एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है अगेंस्ट दी एसपी हो गया या किसी के भी अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी कंडक्ट करता है, एसडीएम के अगेंस्ट करता है, तो क्या वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी मानी जाएगी या आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी? आंसर इज वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी मानी जाएगी, तो इसलिए वो आपका नॉन जुडिशियल में। देखिए क्या लिखा है, एन इंक्वायरी बाय कलेक्टर यानी कि आईएएस ऑफिसर अंडर द एक्विजिशन एक्ट प्रोसीडिंग
कंडक्टिंग इंक्वायरी अबाउट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के द्वारा करी जाती है, या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करी जाती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो आपका नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात है। जैसे ये पुलिस वाले ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये आपका नॉन जुडिशियल है। आपकी एक 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों ना हो, हालांकि वो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, जज के सामने ही रिकॉर्ड होती है, वो भी आपका नॉन जुडिशियल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो वो ऑन ओथ नहीं होती, 164 की स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होती। दूसरी बात, वो आपका प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो आपके ट्रायल से पहले होता है। क्रिमिनल केसेस में वो 164 रेलिवेंट ही तब है जब वो आपका ट्रायल बिगेन शुरू होने से पहले, और 164 की स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड होती है? क्रिमिनल केसेस में होती है। और ट्रायल बिगेन कब होता है आपका यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में? जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के बाद आपका ट्रायल बिगेन शुरू होता है, तो वहीं पर वही जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ये देखिए, अगर क्रिमिनल केस की बात करें, ये ट्रायल है, इससे पहले की अरेस्ट होना वो आपका नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, आपका 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, बेल होना वो भी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ये सारी चीजें नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। बट आपका चार्ज फ्रेम हो गए, उसके बाद आपका पीई के लिए लगा, फिर डीई के लिए लगा, एक्यूज के एविडेंस आएंगे, 315 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी ऑन ओथ, ये सारी की सारी जो ऑन ओथ होगी और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद होंगी, वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आता है। इन्वेस्टिगेशन भी आपका नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एफिडेविट्स। क्या एफिडेविट आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में मानने जाते हैं, नहीं जाने जाते? पहले आपको एक ये चीज देखनी है, कोर्ट में ये एविडेंस बाय द वे ऑफ एफिडेविट चलता है, इसके नाम में चल रहा है कि एविडेंस देना किसके थ्रू? एफिडेविट के थ्रू। पर हमारा एविडेंस एक्ट तो कहता है कि एफिडेविट वैलिड ही नहीं है। पर फिर ये कोर्ट में क्यों वैलिड है? देखिए, अगर मान लीजिए एविडेंस एक्ट में कोई बात लिखी गई है और कोई स्पेशल एक्ट में, यानी कि या कोई स्पेशल या किसी और में लिखा है, जैसे सीपीसी में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिख रखा है, या पॉस्को में लिख रखे है कोई बात, या किसी चीज में लिख रखी है, और एविडेंस एक्ट में कोई बात लिख रखी है, सेम इनमें भी लिखी हुई है, ठीक है, और इसमें भी लिख रखी है, तो इसकी नहीं मान के इनकी मानी जाएगी। तो वैसे ही होता है कि आपका जो सीपीसी में एविडेंस जो चलता है बाय द वे ऑफ एफिडेविट, वो आपका ऑर्डर 19 के थ्रू चलता है, ठीक है, जिसमें आपका दे रखा है कि अगर कोर्ट में आप जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, पिटिशनर जो है वो आपका एविडेंस दे सकता है, तो वो मान्य है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो एविडेंस जो है वो अगर किसी स्पेशल एक्ट में दिया गया तो वो मान्य है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा है? एफिडेविट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एविडेंस। एफिडेविट आपका एविडेंस में नहीं आता, बट हाउएवर अ कोर्ट ऑर्डर्ड एट अ पर्टिकुलर फैक्ट, अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट सबमिट करिए, जैसे मुझे कहते हैं, कोर्ट कहती है मुझे कि उस दिन आप वहां थे या नहीं थे, या आप कोई बात, आप ये पेन का कलर लाल है या रेड है, आप इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट दीजिए, और मैं उस रिगार्डिंग एफिडेविट दे देता हूँ, तो वो आपका एविडेंस में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कि यहाँ पर मुझे कोर्ट ने ऑर्डर करा है उस पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड, इसलिए माना। अगर कोर्ट ने कहा है कि कोई चीज आपने प्रूफ करने के लिए एफिडेविट देना है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अगर कोर्ट ने कहा है तो वैलिड है, ठीक है। और साथ ही साथ इस बात से हमें ये पता चलता है, अगर कोई अलग से एविडेंस एक्ट में अगर नहीं दे रखी बात, या सीपीसी में, जैसे सीपीसी में एफिडेविट को मान्यता है, तो ये आपकी मान्यता दी गई है। 295 और 296 सीआरपीसी बात करता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट के करेक्टर से रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं, तो ये भी आपकी मान्यता है, तो यहाँ पर मान्यता है। देखिए, और एफिडेविट हमेशा आई से स्टेटेड होता है। आई का मतलब होता है पर्सन, यहाँ उसका एड्रेस लिखा जाता है और ये चीज दी जाती है। तो इन शॉर्ट अगर बात करी जाए तो क्या एविडेंस एफिडेविट क्या वैलिड है? आंसर इज नो, ठीक है, एविडेंस एक्ट में नहीं है वैलिड। बट अगर कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर फैक्ट लाने के लिए कहा है और उससे रिगार्डिंग एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, तो वैलिड है, पहली बात। और दूसरी बात ये तब वैलिड है जब आपका किसी स्पेशल एक्ट में या स्पेशल प्रोविजन में आपका एविडेंस अदर देन दी एविडेंस एक्ट से हटकर बात दी गई है, जैसे सीपीसी में दे रखी है, सीआरपीसी के 295 296 से रिलेटेड बात दे रखी है, तो वो वैलिड है, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन की बात करें। आर्बिट्रेटर क्या होता है? देखिए, आर्बिट्रेशन आपका कोर्ट से अलग होता है, ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग बहुत छोटी होती है। इसमें सिंपल एक जो क्लेमेंट होता है, ठीक है, डिफेंस होता है, अपना अपना जवाब फाइल करते हैं, साथ में लेकर सबूत लेकर आते हैं और ये अवार्ड पास कर देता है, ठीक है। इसमें एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर इनसे कोई ग्रीवेंसेस होते हैं कि आर्बिट्रेटर की कोई बात गलत लगी है, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। इसकी एक पूरी अलग प्रोसीडिंग्स होती है। आजकल सिविल कोर्ट्स को के ओवरलोड को खत्म करने के लिए ये प्रोसीडिंग्स बनाई जाती है। और ये आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि हम कोई भी अगर ए और बी में से कोई भी अगर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट की कंटेंट को, तो आर्बिट्रेशन में जाएगा वो, तो फिर वो ये कोर्ट में
नहीं जा सकता, केस फिर कोर्ट में नहीं जाएगा, वो फिर आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है, कैसे नहीं होता, उसकी अलग प्रोसीडिंग होती है। तो यहाँ पर बात करी गई कि जो आर्बिट्रेटर के सामने चलती है प्रोसीडिंग, वो आपका उसमें एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। पर ये बोला गया कि नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करना चाहिए, कि दोनों पार्टियों को सुनना चाहिए, दोनों पार्टियों को अपने अपने एविडेंस लाकर देने चाहिए और आर्बिट्रेटर को भी उसे ध्यान से देखना चाहिए। द प्रिंसिपल एम आर्बिट्रेटर्स टू हैव कंट्रोवर्शियल मैटर डिसाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। इससे टाइम नहीं वेस्ट होता, मनी वेस्ट नहीं होता कोर्ट में जा जाके। द सूट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, legal technicalities do not attract the proceeding before an arbitrator is therefore expressly provided act does not apply such provision। तो ये माना जाए कि एविडेंस एक्ट जो है वो आपका अप्लाई नहीं होता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। अब देखिए कोर्ट मार्शल की बात करें, कोर्ट मार्शल में अप्लाई एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, यस। बट अगर मान लीजिए ये कोर्ट मार्शल हो रहा है, अगर ये कोर्ट मार्शल आपका आर्मी एक्ट के अंडर हो रहा है, नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट के अंडर हो रहा है, या इंडियन नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट के अंडर हो रहा है, या एयरफोर्स एक्ट के अंडर हो रहा है, तो ये एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए जैसे ये ट्रिब्यूनल्स होती है, इनकी आर्मी की अलग एक ट्रिब्यूनल्स बनी होती है, वहां पर ये केस चलते हैं, कोर्ट मार्शल की अपील जो है वो आर्मी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स में जाती है। अब बात करते हैं हम आपका ट्रिब्यूनल्स की। अब अब बात करते हैं हम आपका ट्रिब्यूनल्स की। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, देखिए ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है ये कोर्ट से डिफरेंट होते हैं। ट्रिब्यूनल्स को आपका पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर चीज से डील करती है। जैसे कैट हो गया, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका काम होता है जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनको ग्रेचुटी नहीं मिली, उनको पे में कोई दिक्कत हो रही है, उनको निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया या विड्रॉ कर दिया गया, कुछ भी मतलब उनको उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो यहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ट्रिब्यूनल के ऊपर होता है कि वो अप्लाई करे या ना करे। ट्रिब्यूनल्स आपका कोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एनसीएलटी हो गया, एनसीएलटी में भी आपका एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका ये अपनाए या ना अपनाए, ठीक है। और ये कंज्यूमर फॉरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, यहाँ पर भी आपका एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इन जगहों पे ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट में बस इतना सा फर्क होता है कि ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो आपके कंसिस्ट बाय दी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से ये कंसिस्ट होते हैं, पर्टिकुलर चीज से डील करते हैं, ठीक है। जैसे कैट के है तो कैट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ही जाएंगे, एनसीएलटी है तो कंपनी के केसेस जाएंगे, कंज्यूमर है नेशनल कंज्यूमर फोरम है तो कंज्यूमर से ही रिलेटेड केस जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। बट ये बोला गया है कि इनको चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इनको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए जो दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ द एविडेंस एक्ट आर नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू लेबर कोड, तो यानी कि लेबर कोड पे भी नहीं होता एंड ट्रिब्यूनल्स पे भी अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्ट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 11 है, वहां पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, उसमें होता है। बाकी लेबर कोड्स पे भी एप्लीकेबल एविडेंस एक्ट नहीं होता, ठीक है। ये उनके ऊपर बात है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।